डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। पीवाईक्यू की इस सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे 2013 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर उन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है जो बच्चे क्लास 6 में एडमिशन के लिए नवोदय स्कूल के एडमिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए एक अच्छे से थॉट के साथ इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू करेंगे। एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके आंसर्स को भी देखेंगे और अपने साथ आप अपनी रफ कॉपी और पेन जरूर रखिएगा ताकि आप साथ साथ में क्रॉस चेक भी कर पाओ और लास्ट में ये देख पाओ कि कितने क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व भी करेंगे। तो थॉट कुछ इस तरीके से है, जिंदगी मिली है कुछ बन कर दिखाओ। जिंदगी मिली है कुछ बन कर दिखाओ, क्या हुआ अभी हालात खराब है। अरे जज्बा रखो, हौसला रखो और उस हालात को भी बदल कर दिखाओ। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जब आपके सामने होगा तो उस क्वेश्चन पेपर में आपको अपना रोल नंबर, अपना नाम और सिग्नेचर फिल करना होगा। और ये जो इंस्ट्रक्शंस दी होती है ना, जनरल इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट्स के लिए, इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से आपको पढ़ना है। कैसे फिल करना है, मैथमेटिक के कितने क्वेश्चंस होंगे, मेंटल एबिलिटी के कितने क्वेश्चंस होंगे जिनको हम रीजनिंग भी बोलते हैं, और लैंग्वेज के कितने क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपका लैंग्वेज का पेपर इंग्लिश में होगा, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लैंग्वेज का पेपर हिंदी में होगा। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, जब मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं ना तो वो तो सेम रहते हैं। अगर क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश में भी लिखा है तो भी मैं उसकी हिंदी एक्सप्लेन करते हुए उसके आंसर्स को बताता हूं। तो वीडियो दोनों ही बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि डायरेक्शंस में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको है ना पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना है। ना सिर्फ पिक्चर को ऑब्जर्व करना है बल्कि इसमें देखना है कि इसके अंदर ये जो पीसेस में कट होने के बाद वो किस तरीके से दिखेंगे। राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड आउट द आंसर फिगर विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द कट पीसेस इनटू द प्रॉब्लम फिगर्स। अब देखिए ये आप प्रॉब्लम फिगर्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जो कट फिगर्स हैं वो आपको किस में दिख रहे हैं। देखिए एक ये है 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 एंड 4 ये इससे बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है वही इस क्वेश्चन का एक राइट आंसर भी है। इसी तरीके से अगर हम इस ये जो स्वास्तिक है, स्वास्तिक को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे कंप्लीटली हमारा इस तरीके का स्वास्तिक बन करके रेडी होगा। इस तरफ इस तरफ इस तरफ और इस तरफ, इन सबको अगर हम प्लस कर देते हैं तो ये ऑप्शन नंबर जो थर्ड है सेकंड क्वेश्चन का, वो इसका एक सही और सटीक आंसर होगा क्योंकि यही हमारा स्वास्तिक होगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि अगर हम इनको रखते हैं साथ में तो क्या होगा। ये चीज आपको बतानी है कि देखिए इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये वाला जो पिक्चर है ना थर्ड वाला, इसके अंदर ये भी है, ये भी, ये भी और ये भी है। तो कंप्लीटली इस तरीके से हम अपने कंप्लीट आंसर्स तक पहुंच सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रॉब्लम फिगर्स किसमें हमें दिख रहा है आंसर्स फिगर्स में। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ तीन शेप्स दिए हुए हैं, एक ट्राइंगल है और दो शेप इस तरीके से हैं। तो हमें देखना होगा कि ये ट्राइंगल का शेप हमें किस में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो ये थर्ड वाला दिख रहा है, ये एक ट्राइंगल है, दो शेप ये हैं, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर आप इसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो और यही इसका एक करेक्ट तरीका है, यही एक सही तरीका भी है। आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम फिगर आपको दिया हुआ है, नीचे आंसर्स फिगर दिए हुए हैं। इन प्रॉब्लम फिगर्स की मदद से हमें आंसर्स फिगर को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे राइट इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है। यहाँ पे टोटल देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे देखिए 3 इधर से 3 इधर से 6 है टोटल। तो इसका भी ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है क्या वो सही है या फिर ये वाला आंसर सही है, 1 2 3 4 5 6 ये सही है। कौन सा सही है ये हमें देखना होगा कि दोनों ही कंडीशंस में आंसर जो हमारा है वो कौन सा सही। देखिए इसमें इस तरीके के ट्राइंगल्स बने हुए हैं और ऊपर और नीचे बने हुए, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाला जो आंसर है सेकंड वाला है वो आपका मोर एक्यूरेट आंसर है। और अगर हमें मोर एक्यूरेट आंसर पे पहुंचना है तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा।
क्या होता है ना कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें चलती हैं, और एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी कभी होता है स्टार्टिंग में बोलना भूल जाता हूँ, कि आप है ना जब क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो यार अपने साथ में एक क्वेश्चन पेपर, सॉरी, एक रफ कॉपी और पेन रखने में क्या जाता है। आपने क्या किया कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आया, आपने वीडियो को पॉज कर लिया। अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे ना, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। ये नहीं देखना है फटाफट आप जा रहे हो, दूसरी वीडियो देख रहे हो, कहीं तीसरी वीडियो देख ली, कहीं की दूसरी वीडियो देख ली, और हमें लग रहा है कि नहीं हम अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है भाई। तैयारी करने के लिए आपको एक वीडियोस पे टिके रहना पड़ता है। हाँ, एक कंप्लीट वीडियो देख ली, अच्छा मान लीजिए आपने 2013 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया। अब होगा क्या कि जब आप 1 घंटे 1.5 घंटे जितनी भी वीडियो लंबी है, अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया, आपके माइंड में एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, यार 2013 का जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है। अब मुझे कोई डर नहीं है, मुझे पैटर्न समझ आ चुके हैं। इसी तरीके से जब आप 20 साल के क्वेश्चन पेपर करोगे, 2003 से मैंने करा रखे हैं, जब आप पूरा करोगे 22 तक, तो आपको क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा। और यही चीज तो बुक्स में भी दी होती है। तो आप कंप्लीट, आपका पूरा ओवरऑल रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। और रिवीजन करने के लिए आपको अपने प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। मैं यार आपके फोन से बाहर निकल करके मैं नहीं मार सकता, सामने होते तो मैं लगाता भी, राइट। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है क्वेश्चंस को, 1 2 3 4 दिए हुए हैं, और यहाँ पे हमें हिडन और एम्बेडेड प्रॉब्लम फिगर्स को फाइंड आउट करना है कि जो छुपे हुए हैं इनके अंदर कहाँ पे किस में छुपा हुआ है। ये जो इस तरीके का सेप बना हुआ है, वो कौन से पिक्चर्स के अंदर आपको दिख रहा है। अगर आप देखें ध्यान से इस क्वेश्चन को, तो कहीं ना कहीं ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, इसमें आपको कंप्लीटली वो दिख रहा है क्या, इस तरीके का सेप बना हुआ कंप्लीटली कहीं दिख रहा है क्या। हाँ बिल्कुल दिख रहा है ना, ये लाइन आई है, ये आई है और ये आई है। तो आप कह सकते हो कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसमें सही आंसर होगा। इसी तरीके से सेवंथ वाले क्वेश्चंस के अंदर भी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सेवंथ वाले क्वेश्चंस के अंदर ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, इसके अंदर कंप्लीटली ये पिक्चर्स आपको देखने को मिल जाएगी जो कि एम्बेड हुई है इसमें। अब ये स्वास्तिक है जो कि किस में बना हुआ है, तो थर्ड वाला ऑप्शन हमें डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये स्वास्तिक बना हुआ है, ये थर्ड वाले ऑप्शंस के अंदर आपका करेक्ट होगा। इसी तरीके से ये आपका कंप्लीटली दिख रहा है ये जो सर्कल के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर। और इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ भी देख पाएंगे कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसमें हमें एक कंप्लीट स्क्वायर दिख रहा है। तो इस तरीके से हम इसके आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। देखिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बहुत बार होता है मोबाइल में लगातार अगर दूसरी वीडियोस देखोगे तो आपको मज़ा आएगा, और इसके अलावा जब हम पढ़ाई की वीडियो देखते हैं, लगातार देखते हैं, आधे घंटे नींद आने लगती है, ऐसा होता है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको लगे ना हाँ ठीक है 15 मिनट 20 मिनट लगातार देखने के बाद आपको लग रहा है थोड़ा बहुत ब्रेक लेना है, ब्रेक लेने के बाद लगातार आकर के उसी वीडियो देखो। मैं कह रहा हूँ आप किसी की भी वीडियो देखे देखो यार, सब लोग अच्छे से पढ़ाते हैं, सब लोग अच्छे से पढ़ाते हैं, है ना। तो अगर आपको लग रहा है हाँ हमें इनका समझ आ रहा है, तो आप उनकी वीडियो देखो। आपको लग रहा है नहीं इनका समझ नहीं आ रहा, मुझे इनका समझ में आ रहा, उनका समझ में उनकी वीडियो देखो। ओवरऑल आपका सिलेक्शन मैटर करता है। आप किसी से भी पढ़ो, आपका सिलेक्शन मैटर करता है। अगर आप सिलेक्ट होंगे तो आपको अच्छी स्कूल्स में जाना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, बैठ करके समझ करके अच्छी तरीके से। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं कि देर आर 4 फिगर्स 1 2 3 4 एंड आउट ऑफ दिस 4 फिगर्स 3 फिगर्स आर सिमिलर बट वन इज डिफरेंट। मतलब 4 पिक्चर दी हुई है, 3 किसी ना किसी तरीके से सिमिलरिटी है, एक डिफरेंट है, तो वो हमें डिफरेंट फिगर्स को फाइंड आउट करना है। यानी कि अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो ओड वन आउट को फाइंड आउट करना है इन क्वेश्चंस में। चलिए यहां पे आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी कि कहीं ना कहीं एक हमें स्क्वायर दिया हुआ है, बाकी जो चीजें हैं वो सब में एक कंप्लीटली कुछ इस तरीके से लाइन बनी हुई है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि बाकी सब में तो कुछ इस तरीके से शेप बने हुए हैं, इसमें बिल्कुल सही तरीके से बना हुआ, बाकी सब में रोटेशन की एक प्रक्रिया है। तो ये वाला जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो डिफरेंट है, और हमें डिफरेंट ही फाइंड आउट करना है भाई। इसी तरीके से ये देखिए,
ये जो हैं कपड़े हैं, ये भी कपड़े हैं, ये भी कपड़े हैं, लेकिन क्या है, ये हमारी पैंट है, बाकी शर्ट है, फ्रॉक है, ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है, क्लॉथ्स हैं ना, ये अलग डिफरेंट है। फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो सही आंसर होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो ऊपर पहनने वाली चीज़ें हैं और ये हम नीचे पहनने वाली चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हम इंडिकेट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 13 वाला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एग्जैक्टली चीज़ें समझ आएगी कि कहाँ पे किस तरीके से हैं। देखिए यहाँ पे इसको और इसको, इन तीनों इमेजेस को देखोगे तो आपको रोटेशन दिखेगा और सेम दिखेगा, बट ये जो डिफरेंट वाला है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो डिफरेंट होगा। इसी तरीके से अगर हम 14th वाले क्वेश्चन में आते हैं, तो 14th वाले क्वेश्चन में क्या है कि ये देखो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के जो अपोजिट में है, वर्टिकली अपोजिट है, वो पार्ट कलर्ड है, लेकिन यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट पार्ट कलर नहीं है, यहाँ पे कलर होना चाहिए था बट ये यहाँ पे है। इसीलिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो इसके अंदर डिफरेंट है, और जो डिफरेंट है वही आपका सही आंसर कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हो कि जितनी भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं सब में लाइंस के थ्रू बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो आपका सर्कल के थ्रू बना हुआ है, इसीलिए जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो डिफरेंट ऑप्शन है। अच्छा, बहुत बार क्या होता है ना कि आपको लगता है कि नहीं वीडियोस हमारी स्लो चल रही हैं, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियोस को इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो। अगर आधे घंटे की वीडियो है 1.2x में आप प्ले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब वहाँ पे प्ले करोगे तो वीडियो फास्ट होगी, आप फटाफट 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 चीज़ों को रिवाइज करते जाओगे। आप थोड़ा फास्ट करके एक बार देख लो, दूसरी बार रिवीजन कर लो, या आपके पास बुक्स हैं तो बुक से क्वेश्चंस देख करके उसको सॉल्व आउट कर लो और उसके बाद में क्वेश्चंस को यहाँ से मैच कर लो। दोनों ही तरीके हैं, आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है आप उस तरीके से पढ़ो, लेकिन हाँ शर्त यही है यार, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 वाले क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम फिगर्स दी हुई हैं, और यहाँ पे जो सिमिलर है, फाइंड आउट द आंसर फिगर विच इज सिमिलर टू गिवन प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम के बिल्कुल सिमिलर होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो हमें सिमिलरिटीज फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। तो अगर हम इसकी सिमिलरिटीज को देखा जाए तो ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो इससे मैच करता है। मैच द कॉलम देखें हैं, जो मैच कर रहा है उसको मैच कर देना है, सिमिलरिटी को मैच करना है। तो ये अगर आप इस तरीके से चीज़ों को करेंगे तो आसानी से हो जाएंगी चीज़ें सॉल्व। 17th वाले क्वेश्चन में अगर आप पिक्चर को देख रहे हो ध्यान से, तो इससे बिल्कुल मिलती जुलती जो पिक्चर है, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, ये आपका करेक्ट है। इनकी पूंछ देखो, इनकी पूंछ देखो और इसकी देखो, इससे बिल्कुल मैच है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। इसी तरीके से अगर हम 18th वाले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, तो 18th वाले क्वेश्चन में ये जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो आपका एक करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। और 19th वाले क्वेश्चन में अगर हम मैचिंग की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है वो आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि सिमिलैरिटी उसी में ही हमें दिख रही है। और 20th वाले क्वेश्चन के अंदर जो सबसे सही है और जो सबसे सटीक है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही आंसर होगा। तो आगे चलते हैं और अब हम चर्चा करते हैं 21 से लेके 25th तक के क्वेश्चंस में कि क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम फिगर है उसमें एक पार्ट मिसिंग है, हमें ऑब्जर्व करना है आंसर फिगर को, जिसमें चार पिक्चर्स दी हुई हैं, चार फिगर दी हुई हैं, और बिना डायरेक्शन को चेंज करें उसको फिट करके देखना है, और जो कंप्लीट कर दे उस पैटर्न को, इस पैटर्न को कौन सी पिक्चर जो है वो कंप्लीट कर पाएगी, ये आपको ध्यान देना है। देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे ये नीचे की तरफ आएगा, बल्कि हमें ऊपर की तरफ चाहिए, यानी कि सेकंड थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। फोर्थ तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी सर्कल नहीं है, यानी कि अगर इसकी इस वाले जो ब्लैंक फिगर है इसमें अगर हम इसको फिट कर देते हैं उठा करके, तो कंप्लीटली वो पिक्चर क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, उसी के अंदर वो आ जाएगी। तो ये इसका एक सही तरीका है। 22nd वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। प्रॉब्लम फिगर हमें दी हुई है, इस प्रॉब्लम फिगर से हमें एक सही आंसर फाइंड आउट करना है। तो आप देखोगे कि इससे इससे मिलता जुलता चाहिए, यानी कि इस वाले पिक्चर से
बिल्कुल मिलती जुलती हमें पिक्चर चाहिए, वो भी बिना डायरेक्शंस चेंज करें, तो आप देखोगे कि इससे बिल्कुल मिलती जुलती पिक्चर है, वो फोर्थ वाला ऑप्शन ही इसका एक राइट आंसर है। 23rd वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 23rd वाले क्वेश्चन में कुछ इस तरीके के पिक्चर्स दिए हुए हैं, यानी कि जो ऊपर में बना हुआ है ना, वही हमें नीचे की तरफ से चाहिए। तो ये वाला जो ऑप्शन है फोर्थ वाला, वो आपका एक राइट सही है क्वेश्चन है। इसी तरीके से 24th वाले में अगर हम फर्स्ट वाले पिक्चर्स को देखते हैं तो वो आपका एक करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं और चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन होने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर यहाँ पे हम फिट करते हैं तो कंप्लीटली इसके जैसा होगा ये। तो इस तरीके से आप आंसर तक पहुँच सकते हो। इस डायरेक्शंस को पढ़िए कि क्या दिया हुआ, जो ब्लैंक स्पेस है फोर्थ फिगर में हमें फाइंड आउट करना है इसकी सीरीज़ को, और जो इसके ब्लैंक को ऑक्यूपाई कर ले और स्पेस को फिल आउट करें। यहाँ पे हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। वो पैटर्न क्या है? कहीं ना कहीं पहली बार में जब वो सर्कल के अंदर जो एरो बना हुआ है ऊपर की तरफ में, दूसरी बार में ये इस तरीके से घूम गया है, तीसरी बार में जब ये घूम करके नीचे की तरफ में आया है, तो चौथी बार में किधर जाएगा? ये इस तरफ जाएगा। और इस तरफ में अगर एरो बना हुआ है तो कौन से ऑप्शन के अंदर बना हुआ है? ये आपको दिख जाएगा, फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर आपको दिख रहा होगा ये, राइट। तो अब हम आते हैं कि इसका जो फर्स्ट आंसर जो होगा, फर्स्ट 26 का फर्स्ट वाला जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 27th में आप इसके पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, जब तक मैं क्या करता हूं, पानी पी लेता हूं। ओके, इसके आंसर्स को आप खुद ही बताओगे, आपको पॉज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस वीडियो के बाद में। चलिए शुरू करते हैं। आप भी पी सकते हो पानी अगर आपको लगता है। नहीं, मुझे पानी की रिक्वायरमेंट होती है दोस्त। हम्म। अगर किसी को कुछ खाना है तो बता देना। ठीक है। 27th वाला जो क्वेश्चन है, 27th वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है आप देख पाओगे, ये ऐसे है, फिर उसके बाद से ऐसे रिटर्न हुआ है, फिर ऐसे हुआ है, तो फिर क्या होगा? कैसे होगा? फिर ऐसे होगा। तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो इसके अंदर करेक्ट। 28th, एक, दो, तीन, व्हाट विल बी इन नेक्स्ट? दैट इज फोर्थ। पहले एक है, फिर दो हुआ, फिर तीन हुआ, तो फिर क्या होगा उसके बाद? उसके बाद होगा फोर, यानी कि चार। और यहाँ पे आप देख पाओगे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से अगर हम 29 के बारे में बात करें तो 29 में ये जो आपका ये जो आपको पिक्चर दिख रही है कि आप देखिए ये क्रॉस है, रिटर्न होके इस तरफ में आया है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ में क्रॉस केवल और केवल थर्ड वाले ऑप्शन में ही आपको देखने को मिल रहा है, ताकि उसकी मैचिंग कंप्लीट हो जाए। रोटेशन हो रही है, यहाँ पे फोकस करना है कि ये किस तरीके से रोटेशन हो रहा है इनका। इसकी तरीके से अगर देखा जाए तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है वही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर क्या दिया हुआ है? सबसे पहले तो ये जो एरो दिए हुए हैं, दो एरो ऊपर की तरफ में है, दो एरोज नीचे की तरफ में है, फिर दो एरोज ऊपर की तरफ में है, तो अगले दो एरोज कहाँ होंगे? नीचे की तरफ में होंगे। और अगले दो एरो अगर नीचे की तरफ में होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो आपका एक करेक्ट ऑप्शन होगा, एक सही आंसर होगा। चलिए, अब हम 31 से लेके 35 तक के जो क्वेश्चंस हैं, इन प्रॉब्लम फिगर्स में हमें जो इनके बीच में रिलेशन रिलेशन दिख रहा है, दो प्रॉब्लम फिगर्स के बीच में, उन रिलेशंस को एडजस्ट करते हुए हमें अगले दो के जो आंसर्स हैं वो फाइंड आउट करना है। मुझे समझ आ रहा है कि ये जो ट्राइंगल है पहली बार में अगर इसके रिलेशन को देखें तो ये अपोजिट हो चुका है, यानी कि ये जो पिक्चर है ये भी क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए।
यानी कि जो बड़ा वाला पार्ट है वो ऊपर और छोटा वाला पार्ट नीचे होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये जो लाइन है ना, ये बीच में वैसी की वैसी है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो बड़ी हो गई है, और ये ऐसे हो गई है, ये ऐसे हो, इस तरीके से ये जो लाइन है ना वो बड़ी हो जाएगी, और ये ऐसे हो जाएगी। और इस तरीके का जो आंसर है वो कहीं ना कहीं फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो उसको जस्टिफाई कर रहा है, वही आपका सही आंसर है। अब ये ट्राइंगल है ना, रोटेट हो रहा है। रोटेट होके क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे था, पहले देखिए, पहले ये ट्राइंगल है ना इस वाले पार्ट में था, इस वाले पार्ट में था, इस वाले पार्ट में था, फिर वो इस वाले पार्ट में आया, फिर तीसरी बार में इस वाले पार्ट में है तो फिर इस वाले पार्ट में जाएगा, और इस वाले पार्ट में जाने का मतलब आप समझ रहे हो कि अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, रोटेशन नहीं हो रहा है, इसका कंप्लीटली ये मिरर इमेज बनी है। तो इसकी मिरर इमेज कहाँ बनेगी, फर्स्ट वाले ऑप्शन में बनेगी। इसकी मिरर इमेज कहाँ बनेगी, फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर बनेगी। इसकी ये बिल्कुल मिरर है तो इसकी भी मिरर बनेगी ये, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से 34th का जो आंसर है वो आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे अगर एक चीज़ है तो एक ब्लैंक हो गया है, बाकी तीन फिल हो गए। अगर यहाँ पे भी एक चीज़ है तो दूसरा क्या होगा, इसके सामने वाले ये तीनों फिल हो जाएंगे। और यहाँ पे ये तो फिल होगा ही होगा, ये तीनों फिल होंगे, और इसके जस्ट सामने वाला जो है वो खाली होगा। तो यहाँ पे इसके सामने वाले खाली होंगे, ये तीन फिल हो जाएंगे। तो इसके तीन फिल होना चाहिए, ये वाले ऑप्शंस खाली होना चाहिए, यानी कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। 34th का जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि देखिए, इस इन दोनों के बीच के रिलेशन को पकड़ो, ये फिल है ना, इसके सामने वाला ब्लैंक है और बाकी तीनों फिल है। तो ये अगर फिल है तो इसके सामने वाला क्या है, ब्लैंक है, तो बाकी तीनों क्या होना चाहिए, फिल होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही आंसर होगा इसका। यहाँ पे ये जो पिक्चर है कुछ नहीं, यहाँ पे एक लाइन आ गई है, तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, एक बीच में लाइन आ जाएगी। और ये लाइन आने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं 36 से लेकर के 40 तक के जो क्वेश्चन है उनके बारे में, कि इन द गिवन क्वेश्चंस वन पार्ट ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर्स ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्कल and the other one among figures 1 2 3 4, but find out the figures which is complete geometrical figures triangle, squares and this। हमें क्या करना है ना, ट्राइंगल या स्क्वायर या सर्कल आपको कंप्लीट करना है इन फिगर्स में। तो यहाँ पे हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं, हम कंप्लीट करने वाले हैं एक स्क्वायर को। तो यहाँ पे अगर एक स्क्वायर कंप्लीट होगा तो कुछ इस तरीके से शेप आपको देखने को मिलेगा, और इस तरीके का शेप अगर देखने को मिलेगा तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका कौन सा होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ये फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है कि वो रोटेशन में दिख रहा है। इसी तरीके से अगर हम इस सर्कल को कंप्लीट करते हैं तो सर्कल कंप्लीट करने पे कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी, और ये जो सिचुएशन है वो आपको कहाँ नज़र आ रही है, वो आपको नज़र आ रही होगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर। यही है आपका एक करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। और 38 वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर हम कंप्लीट करने की कोशिश करते भी हैं तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की इमेज आ जाएगी। सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। 39 के अंदर ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट करोगे तो ये वाला मिलेगा, फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर आप कंप्लीट भी करते हो तो यहाँ पे एक ट्राइंगल आपको मिल जाएगा सिंपल। तो इस ट्राइंगल में यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सेकंड है वो मोर अप्रोप्रिएट है, मोर करेक्ट है, और इस तरीके से हम इसके आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। 41 से लेके 45 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें करेक्ट आंसर्स देखना है। और ये मिरर्ड क्या होगा, मिरर मतलब अपोजिट इसका क्या होगा, देखिए बुक लिखा हुआ, तो बुक का अगर हम मिरर देखेंगे तो सबसे पहले तो ये के है ना ऐसा दिखेगा, फिर ओ तो वैसे का वैसे दिखेगा, बी ऐसा दिखेगा। तो बुक
यानी कि फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, मिरर होगा वो। 42 वाले में अगर हम इसके मिरर्ड की बात करते हैं तो ये जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपको दिखेगा। इसी तरीके से अगर हम इस फ्लैग की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं फ्लैग हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा मिरर होने के बाद में। और ठीक इसी तरीके से अगर हम 44th में देखेंगे तो भी ये मिरर हमारा इस तरीके से दिखेगा। 45 वाले क्वेश्चन के अंदर अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखा जाए और इसके आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करा जाए तो आप इसके आंसर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो मिरर है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो ये मिरर अगर ऐसे बना हुआ है तो ये ऐसे दिखेगा आपको, और ऐसे दिखने का मतलब कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये इसका मिरर इमेज में करेक्ट होगा। 46 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, इसमें बताया गया कि पीस ऑफ पेपर को फोल्ड करके पंच करके ओपन करने पे क्या दिखेगा। अब पीस ऑफ पेपर को फोल्ड करके पंच करने पे कैसे क्या दिखता है उसको कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर है, मेरे पास ये मान लीजिए पीस ऑफ पेपर है, और इस पेपर को मैंने फोल्ड कर दिया यहाँ से, और फिर उसके बाद से मैंने इस पेपर को यहाँ से फोल्ड कर दिया, और इस पेपर में मैंने यहाँ पे कोई सा भी एक सर्कल बना दिया कुछ इस तरीके से सर्कल बना दिया मैंने। तो अब क्या होगा, अब ये सर्कल यहाँ से कट कर दिया, कट करने के बाद अब मैं खोल के देख रहा हूँ कि ये सर्कल कितनी जगह पे है, तो ये 4 जगह पे आपको सर्कल दिख रहा होगा। राइट, ये 4 जगहों पे क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है। तो इसी तरीके से हमें ये जो पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उनको ऑब्जर्व करना होता है और समझना भी होता है। तो देखिए अब ये जो एरो दिया हुआ है ना, इस एरो का मतलब हुआ कि पेपर ऐसा है तो वो फोल्ड होगा, फोल्ड होके वो कट होगा, फिर फोल्ड होके बाद फिर एक और फोल्ड होगा। मतलब अगर कोई पेपर पेपर है आपके पास में, जैसे मान लो ये आपका पेपर है, तो अगर ये पेपर ऐसा है तो पेपर को सबसे पहले तो फोल्ड हुआ है, ये फोल्ड होने के बाद से फिर ये पेपर इस तरीके से फोल्ड हो रहा है, इस तरीके से फोल्ड होने के बाद फिर क्या हो रहा है, ये जो कॉर्नर वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, यहाँ से कट हो रहा है। जब यहाँ से कट होगा तो कहाँ होगा, कट होने के बाद से फिर आप उसको खोलोगे तो आपको किस तरीके की इमेज दिखाई देगी, ये आपको फाइंड आउट करके इन क्वेश्चंस में आंसर्स को बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर यहाँ पे कट कर देंगे तो ये 1 2 3 4 4 जगह पे ओपन होगा, यानी कि कॉर्नर पे है तो चारों कॉर्नर पे आएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका सही आंसर होगा। कॉर्नर पे कट करोगे तो चारों कॉर्नर पे होगा, फोल्डिंग हमें चेक आउट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस ऐसे फोल्ड किया है, फिर ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे, और इस कॉर्नर पे करा है, यानी कि वो फिर 4 ही पार्ट में आएगा ओपन करने के बाद में, ऐसा दिख रहा है। तो यानी कि 47th का अगर हम इसको कट करेंगे यहाँ से ऐसे कट कर देते हैं तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, हाँ सेकंड वाला कुछ इस तरीके से देखिएगा, क्योंकि फोल्ड 4 पार्ट में हो रहा है ना, तो ये होगा सेकंड वाले का आंसर। इसी तरीके से अगर हम ऐसा फोल्ड करते हैं, फिर ऐसा फोल्ड करते हैं, फिर एक जगह पे करते हैं, तो यहाँ भी आपका आएगा, यहाँ भी आपका आएगा, और यहाँ भी आपका आएगा। यानी कि अगर आप इसको ओपन कर देते हो, आप इसको खोलते हो, तो 48 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है ना लाइन, ये बिल्कुल यहाँ पे खुलेगी, यहाँ पे खुलेगी और यहाँ पे खुलेगी, और ये यही इसका सही आंसर होगा। 49th वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यार, यहाँ भी फोल्ड करो और ट्राइंगल को कट करो, यहाँ पे कॉर्नर में बिल्कुल कॉर्नर से ट्राइंगल है, तो अगर बिल्कुल कॉर्नर से ट्राइंगल है तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और 49 के बाद 50th वाले क्वेश्चंस में भी यहाँ से अगर हम कट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, फोल्ड करने के बाद में 2 फोल्ड हो रहे हैं, फिर उसके बाद में कट किया जा रहा है, तो अगर हम कुछ इस तरीके के कट करेंगे तो वो सेंटर में चीज़ें आ जाएंगी, और सेंटर में आने के बाद ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ हो जाएगा। अगर यहाँ से हम कट करते हैं तो ये हो जाएगा, फिर यहाँ भी होगा, फिर यहाँ भी, फिर यहाँ भी, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब शुरू होने वाला है आपका मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, सॉरी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को आपको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद आप उसके आंसर्स को दे पाते हो, इस लायक बन पाते हो कि आप इसके आंसर्स को दे पाओगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट
द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, हमें यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। देखिए तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या क्या लिखी हुई हैं, 7 लिखा हुआ है, 2 है, फिर 7 है, फिर 3 है। तो 7 टू ज़ा क्या होगा 14 होगा, फिर 7 थ्री ज़ा क्या होगा 21 होगा, फिर 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या होगा 4, यानी कि जो थर्ड वाला आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट का ही प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि 52 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 0 3 6 8 9 और ईच डिजिट यूजिंग वंस, हर एक डिजिट का केवल एक बार यूज करना है। तो अगर हम इसका यूज करके एक बड़ा नंबर बनाते हैं तो ये बनेगा 98630, ये तो बड़ा नंबर बन जाएगा। और अगर हम छोटा नंबर बनाएंगे तो ये होगा, सबसे पहले तो 3 होगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 6, फिर 8 और 9, और इसको हम माइनस अगर कर देते हैं क्योंकि हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो 10 में से 9 जाएंगे तो ये होगा 1, 12 में से 8 जाएंगे तो होगा 4, यहाँ पे 5 में से 6 जाएंगे तो हो जाएंगे 9, यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे बच जाएगा 6। तो 6 7 9 4 1, 6 7 9 4 1, ये ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और एचसीएफ फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है यहाँ पे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। 45 75 और 165। तो 45 में सबसे पहले हम 75 का डिवाइड कर देंगे, 1 बार में जाएगा, ये 45 हो जाएगा, 45 माइनस करोगे ये 0 हो जाएगा, और ये 7 और ये 3 30 हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ फिर 30 को हम डिवाइड करेंगे 55 45 से, तो ये 30 होगा यहाँ पे, और ये बचेगा 15, 15 से करेंगे 30 को तो 2 बार में जाएगा, और ये 30 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार में ही। तो अब 15 जो आया है, अब 15 को फिर से हम डिवाइड कर देते हैं 165 से, तो ये 1 बार में हो गया, ये 15 हो गया, ये 1 और 5 हो गया, फिर 1, फिर 15, तो 11 आ गया इसका आंसर। हम 11 तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 15 ऐसा नंबर है जो तीनों ही नंबर्स को तीनों ही नंबर से को डिवाइड कर रहा है। तो 15 ही जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 42 एंड 98 एंड 70। 42 98 और 70 को डिवाइड करने वाला हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, यानी कि यहाँ पे सीधे और सीधे एलसीएम के बारे में बात हो रही है, क्योंकि एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है 42 का, 98 का और 70 का। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर पूछा यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 2 से हम करेंगे तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर हम 2 से अगर करते हैं तो यहाँ पे 49 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। लेकिन अब की बार ये नंबर 2 से नहीं डिवाइड होगा, अब की बार ये नंबर डिवाइड होगा 3 से, या फिर हम 7 से ट्राई कर सकते हैं। 3 से ट्राई कर लेते हैं, 3 7 जा 21। क्या ये 3 से नंबर डिवाइड होगा 49? बिल्कुल भी नहीं होगा, तो 49 वैसे का वैसे ही। क्या ये होगा क्या 3 से? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब हम किससे करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं 5 से। 5 से करेंगे तो 7 में तो जाएगा नहीं, 49 में भी नहीं जाएगा, लेकिन 7 से ये बाहर में चला जाएगा। तो 7 से करेंगे तो ये 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7, फिर 7 से करते हैं तो ये 1 1 और 1 हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स ये ऐसा हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, अगर हम इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 मल्टीप्लाइड बाय 49, 30 मल्टीप्लाइड बाय 49 करेंगे तो 1470 होगा, क्योंकि देखिए 9 3 जा 21, 27, 2 आ गया, फिर 12 और 2 14, 14 में 0 लगा देंगे तो 1470 होगा, यानी कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। द सम ऑफ टू नंबर्स
इज 234560। एक नंबर आपको दिया हुआ है बाय 10,010, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। हमें इफ वन नंबर इज मोर देन अदर नंबर बाय 10,010, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। आलस आ रही है क्या? तो पानी पीना चाहिए। दो नंबरों का सम आपको दिया हुआ है इतना है, और एक नंबर दूसरे नंबर से इतना ज्यादा है, तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। देखो, इस चीज को समझने के लिए हम कुछ इस तरीके से समझेंगे। द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस। अगर मैं कहता हूं दो नंबरों का सम 12, दो नंबरों का सम कितना है? 12 है। मान लेते हैं कोई भी दो नंबर है, इनका सम 12 है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूं कि मान लीजिए दो नंबरों का सम 12 है, और एक नंबर और देन अदर नंबर बाय 10,010। अब मैं कह रहा हूँ कि जो दूसरा नंबर है ना, वो उससे टू ज़्यादा है, तो आप क्या कहोगे? सर यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा। क्यों? क्यों आपने पता कर लिया? आपने इसलिए पता कर लिया क्योंकि, क्योंकि क्या हुआ? क्योंकि मैंने जो नंबर लिया था वो बहुत छोटा था, लेकिन यही नंबर अगर बड़े डिजिट्स में आ जाता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने पूछा कि अगर मान लो कि दो नंबरों का सम 12 है, और जो एक नंबर है दूसरे नंबर से टू ज्यादा है, तो आप कहोगे सर वो 5, दो नंबर 5 होंगे, 5 5 और 2 हो जाएंगे, क्योंकि दो ज्यादा बोला ना आपने। तो इस तरीके से हम चीजों को सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन की सिचुएशन पे आते हैं। सेम चीजें, 12 की जगह पे हमें इतना दिया हुआ है, और 2 की जगह पे 10,010 दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम 12 वाले क्वेश्चन को ही समझने की कोशिश करें, तो दो नंबर है, हमें पता नहीं है, दो ब्लैंक बना दिए, और प्लस दो ज़्यादा थे, और ये 12 था टोटल। हमें इस नंबर को फाइंड आउट करना है, तो 2 को 12 में से माइनस करना पड़ेगा, तो ये 10 आ गया, और 10 को 2 से डिवाइड कर देगा क्योंकि दो बॉक्सेस थे, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 5 आ गया, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5। सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। दो नंबरों का सम हमें दिया हुआ है। दो नंबरों का सम कितना दिया हुआ है हमें? देखिए, हमें पता है कि हमारे पास दो कोई भी नंबर है, इन दोनों का जो सम है, और प्लस ये नंबर कितना ज़्यादा है? 10,010 ज़्यादा है, यानी कि 10,010 ज़्यादा है, तो ये 10,010 मैंने लिख दिया। यूनिट 10,000, 100,000, 10,000, 10,010 ज़्यादा है, और इनका जो सम आ रहा है ना, वो कितना है? वो है 234560। तो सबसे पहले तो इस नंबर में से, जो नंबर दिया हुआ है 234560 में से 10,010 को मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। जब मैं इसमें से माइनस कर लूंगा और फिर उसमें 2 का डिवाइड कर दूंगा, तो आंसर इजीली आ जाएगा। जब इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा? 224550। तो ये आ गया आपके पास में नंबर। अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? दो बॉक्सेस हैं, तो 2 का डिवाइड कर दूंगा। जब मैं इसमें 2 का डिवाइड करूंगा, तो मुझे एग्जैक्ट इसका आंसर मिल जाएगा कि 112275, 112275 और 5, 112275, ये आ गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में एक चीज पूछी है, हमसे हमारा क्या आएगा? 112275 पूछा है, लेकिन हमसे पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर कब आएगा? जब मैं इसमें 10,010 को प्लस कर दूंगा। जब मैं इसमें 10,010 को प्लस कर दूंगा, तो मुझे एग्जैक्टली पता चल जाएगा। ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 2, ये 2, ये 2, ये 1। तो 1,222,85, 1,222,85, यानी कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट आंसर है। हमें ग्रेटर नंबर पूछा है कि इसका बड़ा नंबर कौन सा होगा। डेसिमल्स में ये किसके इक्विवेलेंट है, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए 17 तो आपको दिया हुआ है, 1/16 को डिवाइड करके देख लो, ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो चीज़ें बहुत सिंपल है। 16, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ना, 17 1/16, तो 16 में 17 का मल्टीप्लाई करोगे 272 आएगा, 272 प्लस 1,
273/16। अगर अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 17.0625, ये आएगा 17.0625। तो 0625 ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है वो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से पूछा गया है कि विच नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस टू ऑब्टेन दिस। तो सबसे पहले अगर डिवाइड पूछा है तो आपको यहाँ पे डिवाइड करके हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें नहीं पता। तो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है ये 5.029 दिया हुआ है और हमें बोला है कि कोई नंबर से डिवाइड करने पे हमें क्या मिल रहा है 515.029 और 50.29 है ना, 50.29। तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस आंसर को अगर फाइंड आउट करना है तो इसमें डिवाइड कर दो इस नंबर को, यह जाएगा 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट इधर खिसक जाएगा तो 0.1 आएगा यार इसका आंसर। 0.1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 500 ग्राम इज 400 ग्राम। तो परसेंटेज निकालने के लिए जो 4 किलोग्राम है उसको हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1000 हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। तो 4000 हमारा हो जाएगा ये नीचे और अपन 500 ग्राम है तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से अगर करोगे तो 4 बन जा 4 और 4 टू जा 8.45 जा 12.5 आ जाएगा। 12.5% यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में बात करते हैं कि एक आदमी ने साइकिल खरीदी 1200 रुपये में और उसको 1500 रुपये में बेच दिया। तो उसको फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, उसको प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ। देखिए 1200 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 1200 रुपये है, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस है उसकी 1500 रुपये। तो मैं इससे आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका प्रॉफिट कितना हुआ। उसका प्रॉफिट हुआ 300 रुपये का। प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट हुआ 300 रुपये का, किस पे हुआ 1200 रुपये पे, मल्टीप्लाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट करोगे तो 300 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करते हो अगर तो ये 25 हो जाएगा, यानी कि 25% जो है वो इसमें एक का करेक्ट ऑप्शन है, एक इम्पोर्टेंट आंसर भी है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि विच इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द 2500 एट द सिंपल इंटरेस्ट टू बिकम 3,300 इन 4 ईयर। आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या कहता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अच्छा, अमाउंट जो है वो ये है और इसमें इंटरेस्ट उसने कितना आया है ऐसा ही अगर फाइंड आउट करना है तो ए माइनस पी करना पड़ता है। तो ए माइनस पी यानी कि इसका इंटरेस्ट आ जाएगा और इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 में कह सकता हूँ। अमाउंट है कितना 3300, माइनस कर देंगे इसका जो प्रिंसिपल है 2500। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो 2500 है और रेट हमें नहीं पता तो रेट को आर लिख देंगे। टाइम हमें पता है 4 साल का है, मल्टीप्लाइड बाय 4 बटे में 100। 2 जीरो से तो ये 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया कम्प्लीटली। लेकिन 3300 में से अगर हम 2500 को माइनस करेंगे तो ये 800 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास अब इक्वेशन जो बनी है वो किस तरीके की इक्वेशंस बनी है, वो बनी है 800 इक्वल टू 25 इंटू ये देखो 25 इंटू 4 करोगे 100 हो जाएगा और 25 इंटू 4 करोगे तो क्या हो जाएगा ये होगा 100। यानी कि सबसे पहले तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनी है कि 800 इक्वल टू 25 इंटू 4 इंटू आर रेट। 100 जीरो से जीरो हमारा कैंसिल आउट हो चुका है। अब जब जीरो से जीरो हमारा कैंसिल आउट हो गया, रेट हमें फाइंड आउट करना है तो 800 मल्टीप्लाइड बाय 25 इंटू 400 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो रेट हमारा हो जाएगा 8%। और 8% रेट का मतलब आप समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है वही आपका एक करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं और अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में कि 40 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है और 50 दिया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ भी 5 5 की चीज़ों में बढ़ रहा है 55 60 65 70 75 80। तो अब हमें नेक्स्ट जो होगा वो 5 5 का डिफरेंस भी होना चाहिए। तो क्या होगा
ये 45 है, ये 75 है। तो अगला जो नंबर होगा वो किस चीज़ का नंबर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो 75 80 75 है, तो क्या ये होगा, या फिर 85 90 95 होगा, या 90 95 100 होगा, या 70 75 85 होगा। क्या होगा इसका डिफरेंस। देखिए यहाँ पे डिफरेंस है 5 का, यहाँ पे डिफरेंस है 10 का, सॉरी यहाँ पे डिफरेंस है कितना, 20 का, 50 60 15 का। तो 5 3 ज़ा 15, और 15 3 ज़ा नहीं नहीं, यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा 61 वाले ऑप्शन में। यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, अब ये नेक्स्ट कॉलम में क्या होने वाला है, 15 15 15, तो 85 90 95, 85 90 95। देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है ना वो 15 का है, यहाँ पे डिफरेंस 15 का है, तो अगला क्या हो जाएगा 15 का, यानी 85। यहाँ पे जो डिफरेंस है ना 15 का, यहाँ पे डिफरेंस 15 का, तो अगला डिफरेंस क्या हो जाएगा 15 का 90। इसी तरीके से 80 और 8 इसमें भी करेंगे तो ये आ जाएगा 85 90 और 95, 85 90 और 95, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ये 15 का डिफरेंस यहाँ पे चलता आ रहा है। हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 डिजिट प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट जो है 2 डिजिट्स का प्राइम नंबर इज 97, 97 ही एक नंबर है हाईएस्ट 2 डिजिट का प्राइम नंबर। If the sum of each row and column hypotenuse are the same, what is the value of x, y and z? x, y, z की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x, y, z की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि क्या करेक्ट है। यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, और ये ब्लैंक है पूरा का पूरा सिस्टम। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को पुट करते हैं, एक्स की जगह पे अगर हम 8 पुट कर देते हैं, और y के जगह पे अगर हम 6 पुट कर देते हैं, ये एक्स वाई, यहाँ पे अगर हम y की जगह पे हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू, तो 8 पुट कर देते हैं, y के जगह पे हम पुट कर देते हैं 6, फर्स्ट वाले ऑप्शन को पुट कर रहे हैं, फिर हम 4 यहाँ पे पुट करते हैं, और फिर उसके बाद से हम z की जगह पे 7 पुट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे हम 7 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं 6, और यहाँ पे 8 पुट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं 4। तो इन सबको अगर प्लस करोगे तो ये 15 हो जाएगा, यहाँ भी ये 15 होगा, यहाँ भी ये 15 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से हम आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे तो ही आपको ये क्वेश्चन बन पाएगा कि 1/3 ऑफ ड्रम इज फिल्ड विथ वाटर, इफ नीडेड अनदर 60 लीटर वाटर टू फिल होल ड्रम, देन व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ 5 ड्रम। 5 ड्रम्स की कैपेसिटी क्या होगी। देखिए हमें नहीं पता कि उस ड्रम की कैपेसिटी कितनी है, तो हमने मान लिया कि उस ड्रम की कैपेसिटी कुछ भी है x, हमने मान लिया। अब वी नीड 1/3 ऑफ ड्रम इज फिल्ड विथ वाटर। 1/3 का मतलब आप समझो कि 1/3 मतलब 3 में से एक हिस्सा पानी से भरा हुआ है। कितना हिस्सा नहीं भरा हुआ है, 2 हिस्सा नहीं भरा हुआ है। कितना नहीं भरा हुआ है, 2 हिस्सा नहीं भरा हुआ है। 1/3 ऑफ ड्रम इज फिल्ड विथ वाटर, इफ नीड टू अनदर 60 लीटर वाटर। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, अगर 3 लीटर में 1 लीटर वाटर है, 2 लीटर नहीं है, तो ये बोल रहा है कि हमें 60 लीटर वाटर की ज़रूरत और है फिल करने की, तो उस ड्रम की कैपेसिटी क्या होगी। तो हमें नहीं पता कि वो कितना है, हमें नहीं पता कि वो कितना है, और 1/3 है, यानी कि x अपॉन थर्ड, उसका टोटल कैपेसिटी का 1/3 यानी कि x अपॉन थर्ड। कितनी रिक्वायरमेंट है 60 की,
तो ये 3x माइनस एक्स अपॉन 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 60। ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 180। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन 2, तो 90 हो जाएगा। x की जो वैल्यू होगी वो 90 लीटर होगी। सो इस तरीके से अगर x की वैल्यू, हाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 लीटर हो जाएगी, तो हम इस तरीके से हम उसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी कैपेसिटी क्या होगी। ये 90 की होगी, 90 लीटर। हमें सम फाइंड आउट करना है, और सम फाइंड आउट करना आसान भी है, केवल आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट को रख करके प्लस करना होगा 7.7, और इसी तरीके से 7.07, इसी तरीके से 7.007, फिर 77.0077, इन सबको प्लस कर दो, ये होगा 7, 7 7 जा 4, और ये हो जाएगा 7 और 1 8, और फिर ये हो जाएगा 7, फिर ये 8, और ये फिर ये 9, 98.7847, 98.7847, जो भी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट वो होगा। इसमें दो ऑप्शंस नहीं आ पाए हैं, तो ये होगा इसका करेक्ट 98.7847 इज द करेक्ट ऑप्शन। 98.7847 इज द राइट आंसर। 66 वाले क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज दिस, देन हमें फाइंड आउट करना है। हमें दिया हुआ है पेरीमीटर, और हमें पार्क का एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ पार्क फाइंड आउट करना है। जो पेरीमीटर है स्क्वायर का वो हमें पता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें पता है 72 है, ओके। और अगर इस स्क्वायर का पेरीमीटर अगर 72 है, तो ये इसकी साइड पूरी सेम होती है, तो इसके पेरीमीटर को प्लस करना है, तो x x x 4x इक्वल टू 72, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी 72 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 18 मीटर हो जाएगी। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका स्क्वायर का एरिया, तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 18 यानी कि 324, 324 इज अ स्क्वायर मीटर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो 324 इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा राइट आंसर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड। द ट्रेन रनिंग विथ अ 54 किलोमीटर पर आवर, what is the time taken by the train to cross the 90 मीटर प्लेटफॉर्म, 90 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए कितने उसकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में 54 किलोमीटर पर आवर। देखिए मीटर में दिया हुआ है ना इसकी लेंथ, सबसे पहले तो हमें इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 54 को अगर हम मीटर में चेंज करते हैं तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, और ये चीज़ आपको पता है ना, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 3 बार में कैंसिल आउट, यानी 15 मीटर पर सेकंड, और 90 मीटर का प्लेटफॉर्म है, 15 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा 6 सेकंड में कितना, 6 सेकंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, 6 सेकंड में वो पार हो जाएगा। इसी तरीके से अच्छा आपको पता है कि अगर जो लेंथ होती है ना जो प्लेटफॉर्म की, वही हमारा कैलकुलेट होता है, क्योंकि स्पीड इक्वल टू होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी को हम डिस्टेंस, अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेते हैं, तो स्पीड वही होगी हमारी, पहले हमने डिवाइड करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर 15 मीटर पर सेकेंड से ट्रेन की स्पीड है, लेंथ हमें प्लेटफॉर्म की पता ही है, डिस्टेंस जो कि वो पोल के उसके बराबर हो गई, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या दिया हुआ है, अ वॉक डन बाय 12 मैन और 15 वुमेन, या 12 लोग या फिर 15 औरतें मिल करके किसी काम को 20 दिन में खत्म करती हैं, तो अगर उसी काम को 4 लोग और 5 औरतें मिल करके कितने दिन में खत्म करेंगी। देखिए 12 आदमी या फिर 15 औरतें, दोनों बराबर बातें हैं, तो अगर मैं कुछ इस तरीके से समझाऊं कि 12 आदमी बराबर हैं 15 औरतों के, तो एक आदमी किसके बराबर होगा, 15/12 वुमेन के बराबर होगा। यहाँ पे 4 मैन दिया हुआ है, तो 4 आदमी किसके बराबर हो जाएंगे,
चार आदमी बराबर हो जाएंगे 15/12 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी कि 4 3 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। मैं सिंपल सी बात कह सकता हूं कि चार आदमी जो हैं वो पांच औरतों के बराबर है। ये कहानी मुझे समझ आ चुकी है कि चार आदमी पांच औरतों के बराबर हैं। अगर चार आदमी पांच औरतों के बराबर हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो यहाँ पे औरतें जो टोटल काम कर रही हैं, एक तरफ मैं लिख लेता हूं औरतें, एक तरफ मैं लिख देता हूं काम। तो यहाँ पे इन 12 आदमियों को ना काउंट करके मैं काउंट कर देता हूं औरतों को। तो 12 मैन का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे 15, चार जो मैन हैं वो पांच मैन के बराबर हैं, तो 12 कितने के बराबर होंगे? 15 के बराबर होंगे। तो यानी कि 15 वुमेन मिल करके किसी काम को 20 दिन में करती हैं। तो 15 वुमेन मैंने कर लिए, ये वुमेन को हटा ही दिया मैंने। कितने दिन में कर रही है काम को? 20 दिन में कंप्लीट कर दे रही है। और ये जो चार मैन लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे 5 वुमेन लिखा हुआ है, इस चार वुमेन पांच मिल के बराबर है, तो ये दोनों मिल करके 5 वुमेन ही हो जाएंगे और ये 5 वुमेन के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएंगी 20 वुमेन। 20 वुमेन मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगी कंप्लीट? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको 20 और 15 का मल्टीप्लाई करना होगा, और ये 10 होगा, ये 10 होगा ना, ये 10 होंगे, पांच औरतें ये, पांच और ये 10। तो आपको 15 और 20 का मल्टीप्लाई करना होगा। 15 मल्टीप्लाइड बाय 20 और डिवाइडेड बाय 10, तो ये 230 हो जाएगा इसका आंसर। 30 डेज में वो काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि 30 दिन में वो काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि 69 नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करो कि एक शॉपकीपर बॉट अ पैकेट ऑफ 10 बॉल पेन इन 24 बॉल पेन्स। व्हाट इज द बॉल पेन इज इन 12 और 100। स्वाति बॉट कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉल पेन। देखिए, एक बॉल पेन की जो कॉस्ट है ना, वो 12 रुपीज है। 12 रुपीज। एक बॉल पेन की कॉस्ट कितनी है? एक बॉल पेन की कॉस्ट कितनी है? 12 रुपीज है। तो हमें यहाँ पे 4 बॉल पेन्स की फाइंड आउट करनी है, तो कितनी हो जाएगी? 48। 4 पेन्स की अगर फाइंड आउट करनी है तो कितनी हो जाएगी ये? 48, क्योंकि 12 इंटू 4 48 हो जाएगा, 48 रुपीज। और एक पैकेट में है 10 बॉल पेन, तो 10 यानी कि एक पैकेट में एक पैकेट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 100 रुपीज़। यहाँ पे दिया हुआ है 100 रुपीज़। तो 100 और 2 पैकेट्स की कितनी हो जाएगी? 20 बॉल पेन्स की 2 पैकेट्स की कितनी हो जाएगी? 200। 2 पैकेट्स की अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो कितनी हो जाएगी ये? 200 हो जाएगी, क्योंकि 2 इंटू 100 हो जाएगा। तो अब हमें 24 बॉल पेन्स की फाइंड आउट करनी है, और एक पैकेट में 10 पेन्स हैं, तो 200 हो जाएगा और 4 पेन एक्स्ट्रा, तो 248। तो 200 ये हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे आपके 20 पेन, और ये 4 पेन, ये 24 पेन। तो 200 और 48, 248 ऑप्शन नंबर ये थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। हमें 24 बॉल पेन्स की कीमत फाइंड आउट करनी है, तो इस तरीके से हम इजिली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 70 वाले क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि करण ऑब्टेन 10 मोर मार्क्स देन भावना, ईशा ऑब्टेन 10 लेस मार्क्स देन भावना। व्हाट द मार्क्स ऑफ करण इफ ऑल थ्री ऑब्टेन टोटल 140 मार्क्स। देखिए, अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि हमें नहीं पता कि भावना के कितने मार्क्स हैं, बस इतना पता है कि भावना के जितने भी मार्क्स हैं, भावना से ईसा के मार्क्स 5 कम है। तो हम मान लेते हैं कि भावना के x मार्क्स हैं, तो ईसा के कितने हो जाएंगे? x में से 5 कम कर दो, यानी कि भावना के जितने भी मार्क्स हैं वो 5 कम है, लेस देन भावना। अब जो टोटल मार्क्स है ना, वो 140 है। तो और करण के मार्क्स कितने होंगे? वो इससे 10 ज़्यादा है, तो x प्लस 10। ईसा ऑब्टेन 10 लेस मार्क देन भावना, यानी कि उससे 10 लेस, यानी कि करण के उसके ज़्यादा है। करण ऑब्टेन 10 मोर मार्क्स देन भावना, भावना से 10 ज़्यादा है इसके, भावना से 5 कम इसके, और भावना के x। और टोटल अगर प्लस करते हैं तो 140 हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम x को प्लस करेंगे, फिर x माइनस 5 को प्लस करेंगे, फिर x प्लस 10 को प्लस करेंगे, और इन सब का जो टोटल होगा
वो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो इन सबको अब हम सॉल्व करते हैं। x और x कितने हो जाएंगे 3x, और 10 में से 5 गए तो 5, 3x प्लस 5 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 140। सो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x की वैल्यू हो जाएगी 140 माइनस 5, यानी कि 135 हो जाएगी। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 135 और ये 3x है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 135 अपॉन 3, यानी कि 45। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 आएगी। तो हमें करण के मार्क्स फाइंड आउट करना है, जो कि भावना के मार्क्स से 10 ज़्यादा हैं। तो 45 प्लस 10 यानी कि 55 ये आ गए करण के मार्क्स। करण के मार्क्स कितने आ गए 55। तो करण के मार्क्स भावना के मार्क्स अभी आ गए थे कितने 45। 45 में 10 को प्लस कर दिया तो कितने आ गए 55, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फिफ्थ है वो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। हमें इस स्टडी इसको इस ग्राफ को देखना है और बताना है कि क्या सही होगा। स्टडी द डायग्राम्स एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 20 से कम है, तो पहली बात तो ये 5 को प्लस कर देंगे, फिर हम 10 को प्लस कर देंगे और इस 20 को भी प्लस कर देंगे, चूंकि ये भी 20 से कम है। तो टोटल हो गया 35, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट दिस परसेंट ऑफ 4% ऑफ दिस। तो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें कि 200 और 4% बोला है तो 4 अपॉन 100 हो जाएगा, इंटू 7.5 बोला है तो 7.5 अपॉन 100 हो जाएगा। देखिए, अगर हम इस पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ पे एक और जीरो हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं बढ़ाते हैं तो ये 2 जीरो से, तो ये 2 जीरो आपके कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे हम कर देते हैं 88 और मल्टीप्लाइड बाय 7.5 अपॉन 100। अब ये 88 में 7.5 अपॉन 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 6.6। हाँ, 6.6 हो जाएगा। तो इसका जो आप देख पाओगे कि जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला जो है वो सही आंसर है। इसी तरीके से हमें फाइंड आउट करना है अगले क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट इवन नंबर यूजिंग दिस 8 डिजिट्स। ये नंबर हमारे पास दिए हुए 5 डिजिट के और हमें इवन ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास में 8 और इससे छोटा नंबर है 7, फिर हमारे पास 5 है, फिर 3 है और फिर 0 है। तो 87530, 87530, तो ये हमारा 87530 ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है और बिना किसी नंबर को 2 बार रिपीट करें। हाँ, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट नंबर यूजिंग 9630। 1 डिजिट को केवल एक बार रिपीट कर सकती हो। तो सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करें तो 9 को 2 बार हमने रिपीट कर लिया, फिर 6 से, फिर 3 और फिर 0। ऑप्शन नंबर थर्ड। डबल 9 इसलिए किया क्योंकि हमें 5 डिजिट का नंबर चाहिए और बड़ा नंबर चाहिए। छोटा नंबर बोलता है तो हम सबसे छोटे वाले नंबर को 2 बार रिपीट करते हैं, यानी कि 0 को करते हैं, 3 को कर लेते 2 बार, या 0 को कर लेते, सबसे सिंपल। तो ये 74th वाला क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं 75 वाले क्वेश्चंस के बारे में कि स्टडी द ग्राफ विच रिप्रेजेंट द सेल ऑफ एप्पल बॉक्स इन 4 days अ वीक। आफ्टर 4 days 75 एप्पल्स बॉक्सेस लेफ्ट, देन नंबर ऑफ एप्पल्स इन द इनिशियल। कितने वहां पे एप्पल्स है देखिए, मंडे को अगर हम देखें एक 25 के बराबर है एक बॉक्स के अंदर, तो मंडे को हमारे पास है 7, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो ये हो जाएंगे 175। ये मंडे का हमने फाइंड आउट कर लिया। और अगर हम ट्यूसडे का देखें तो यहाँ पे भी 5 है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये हो गया हमारा 125, ये हो गया हमारा ट्यूसडे का। इस तरीके से वेडनेसडे का 3 है, 3 इंटू 25 यानी कि ये 75 हो गया। और इसी तरीके से थर्सडे के बारे में बात करें तो वो भी 75 होगा, ये 5 है वहाँ पे, तो 5 इंटू 25, 5 5 से 125, ये भी हो गया 125। अब हमें टोटल फाइंड आउट करना है, टोटल, और इसमें कितने बच जा रहे हैं 75 बच जा रहे हैं। तो 75 को प्लस कर देंगे तो टोटल सबसे पहले हम इन सब का करेंगे। तो इन सब का अगर हम टोटल करते हैं तो हमारा आ जाएगा 500, और 500 में बोल रहे हैं कि 75 बच जा रहे हैं, तो इस 75 को प्लस कर दो तो 575 जो होगा वो इतने बॉक्सेस होंगे। तो 575 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर भी है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं
कि अगले क्वेश्चन में क्या देगा। अगला क्वेश्चन जो कंप्लीटली है ना वो पैसेज के ऊपर बेस्ड है, तो पैसेज को सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इसके मीनिंग को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसके आंसर्स को दे पाओगे और समझ पाओगे। पैसेज को समझना पड़ेगा, पैसेज को बिना समझे आप इसके आंसर्स तक नहीं पहुंच सकते। सॉरी, लिखा हुआ है यहाँ पे, अ रिच मैन वेंट फॉर फिशिंग इन अ लेक। एक अमीर आदमी जो कि मछली मारने के लिए एक तालाब के किनारे गया। वेन ही वॉज स्टैंडिंग इन द लो ब्रिज, जब वो लो ब्रिज पे खड़ा था, हिज बेल्ट बेट फेट इनटू द लेक, उसका जो बेट था वो लेक में चला गया। लीनिंग ओवर द साइड ऑफ ब्रिज, और ब्रिज के पास वो बिल्कुल बैठा था, सोच रहा था। ही ट्राइड टू कैच द टीन एंड पुल द लेक एंड ही डिड सो। हिज कार की फेल आउट द पॉकेट, उसकी कार की भी चली गई। डिसअपियर इन द वाटर्स, द मैन फेल अनॉयड, वो बहुत ही दुखी फील किया। ही लीन्ड ओवर द ब्रिज एंड ट्राइड टू सी एवरीवेयर इन द की हैड गॉन। As he did so, the lost his balance and fell into the lake. He came out and came out of the lake. He was very sad and walked back home. वो बहुत दुखी था और घर चला गया। द मैन ट्राई टू पुल आउट, क्या वो पुल आउट करने की कोशिश कर रहा था? वो वहां से पुल आउट करने की कोशिश कर रहा था ये जो टीन का बेड था उसको, क्योंकि वो उसके अंदर चला गया था। द मैन फेल्ट एनोइड व्हेन, कब वो एनोई हो गया? जब उसकी कार की भी चाबी भी उसके अंदर गिर गई थी, उस तालाब के अंदर गिर गई थी, उस लेक के अंदर गिर गई थी। हाउ डिड द मैन गो टू द लेक, वो कैसे गया? हाउ डिड वो कैसे गया मैन, वो आदमी कैसे गया? कार के थ्रू गया था, क्योंकि आपको पता है कि कार से गया था, तभी तो कार की चाबी थी उसके पास। हाउ डिड द मैन कम बैक होम, वो कैसे आया घर? वो जैसी बात है, वो पैदल आया होगा, वो ऑन अ फुट आया होगा, पैदल आया होगा, जैसी बात है। अब इसी तरीके से अब हम अगले क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या है। व्हाई डिड द रिच मैन गो ऑन द लेक, वो अमीर आदमी उस लेक के किनारे क्यों गया था? वो गया था वॉकिंग करने के लिए या फिशिंग करने के लिए, तो फिशिंग करने के लिए वो गया हुआ था। अगले पैसेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन ओल्ड मैन केम टू द मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार मुंबई आया। ही हायर्ड अ टैक्सी, उसने टैक्सी को हायर किया। द ड्राइवर वाज ड्यूरिंग वेरी फास्ट, बहुत फास्ट ड्राइव कर रहा था। ही नियरली हिट अ बस, अ ओल्ड मैन वाज टेरिफाइड, वो बहुत ही मतलब डर गया था। ही सेड आई डोंट वांट टू बी अ हॉस्पिटल इंस्टेड एनी माय थ्री एट माय सन्स हाउस। This is the first time I have traveled in a taxi, and driver said, I understood your fear. This is the first time I am driving the taxi. वो बोल रहा है मेरा भी पहली बार है जब मैं टैक्सी ड्राइव कर रहा हूँ। The old man was terrified because, वो क्यों डरा हुआ था? क्योंकि ड्राइवर was driving dangerously, मतलब बहुत ही खतरनाक गाड़ी चला रहा था। वो कहाँ जा रहा था? वो जा रहा था, वो इंसान, वो अपने लड़के के घर जा रहा था। इसी तरीके से क्वेश्चन अगला है जिसमें पूछा गया है कि हु इज द नॉट, हु इज नॉट मेंशन इन द पैसेज, जो जो पैसेज को में मेंशन नहीं किया गया उसके लड़के के बारे में, जो कि ओल्ड मैन का लड़का था जहाँ पे वो जा रहा था। हु केम टू नो दैट, हु कम टू नो दैट, कैसे वो जाना? सो द ड्राइवर वॉज नॉट एक्सपीरियंस्ड, वो ड्राइवर था वो एक्सपीरियंस नहीं था, वो खुद ही फर्स्ट टाइम चला रहा था। और हु कम कम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम, ओल्ड मैन, पहली बार आया हुआ था, यानी कि जो फिफ्थ वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसी तरीके से यहाँ भी दिया हुआ है कि एडिशन वॉज एन अमेरिकन, ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वो एक अमेरिकन था जो कि चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से क्लोजली ऑब्जर्व करता था। ही डिडेंट he did a lot of experiments. Experiments were silly but learned a lot them. He invented gramophone in 1878. He was invited to the White House, Washington, went there to show the talking machine of the president, and Edison made 40 war time in inventions. He was awarded to medal for the service, उसको उसकी सर्विस के लिए मेडल का अवार्ड दिया गया। ही मोस्ट फेमस इन्वेंशन इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द 1880, और 1818 में सबसे मोस्ट उसका जो इन्वेंशन था वो इलेक्ट्रिक बल्ब का था। ही सक्सेस टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियर 1200 एक्सपेरिमेंट, बहुत 2000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो इलेक्ट्रिक बल्ब तक पहुंचा। तो ये सारी थी एडिशन के बारे में कि वो अमेरिकन था, ऑब्जर्व करता था चीज़ों को क्लोजली, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता था, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उसके सिली होते थे, बट उसको सीखता था उन चीज़ों से। तो अब हम आते हैं कि जो एडिशन था वो क्या था, कौन था, इसके बारे में अगर देखा जाए तो वो एक साइंटिस्ट था जो कि एक्सपेरिमेंट करता रहता था। इसी तरीके से
क्वेश्चन है कि एडिशन लर्न अ लॉट फ्रॉम, वो किससे सीखता था? हिज सिली एक्सपेरिमेंट से। वो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके बहुत सारी चीज़ों को सीखता था। फॉर हिज सर्विस एडिशन वॉज, वो क्या था? वो एक अवॉर्डेड मेडल उसको दिया गया था। और एडिशन सक्सीड मेकिंग इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर 200, मतलब कह सकते हो कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद, 1200 एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वो वहाँ तक पहुँचा था। और हाउ मैनी इन्वेंशन मेड द एडिशन एट द फर्स्ट टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उसने कितने इन्वेंशन करे थे? तो आप कह सकते हो कि उसने टोटल 40 इन्वेंशन करे थे अल्वा एडिशन ने। अब बात करते हैं कि जो लैंचो है, जो कि ये फार्मर की कहानी है, और हिज हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द लो हिल। उसका जो घर है वो लो हिल पे है। ही वॉज क्रॉप्स फ्रॉम देयर वंस ही वॉज क्रॉप वॉज राइप, ही नीडेड टू सम रेन, उसको बारिश की जरूरत थी। इट स्टार्टेड रेनिंग, he became happy, he soon turned into the storms and entire crops destroy. He one who helped them, he had a form with God, he was only hope to help God, so wrote a letter to God. उसने भगवान के लिए एक पत्र लिखा। लेंचो जो कि फार्मर था, लेंचो कुड शी हिज क्रॉप्स फ्रॉम, उसने क्रॉप्स को देखा, कहाँ देखा? हिज घर में, अपने घर घर में। लेंचो नीडेड, उसको क्या जरूरत थी? उसको बारिश की जरूरत थी, थोड़ा बारिश हो जाए, उसको बारिश की जरूरत थी ताकि फसल अच्छी हो। हु वॉज देयर टू हेल्प हिम, कोई नहीं था उसकी मदद करने के लिए, नो वन, कोई भी नहीं था। और क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डिड लेंचो डू, उसने लेटर को गॉड हाँ, मतलब भगवान को उसने पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर टू गॉड। व्हाट हैपेंड व्हेन रेनिंग हैवीली, क्या हुआ? सारा का सारा जो फसल है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक और पैसेज है, और इस पैसेज के बेस पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि इन अ सिटी देयर लिव्ड अ मदर विथ अ लिटिल डॉटर, वन डे ही वेंट टू अ टॉय शॉप, अ गर्ल सॉ ब्यूटीफुल ब्लू बॉल, द मदर बॉट द बॉल फ्रॉम द गर्ल। और एक एक सिटी में एक माता थी, एक छोटे से उसकी डॉटर थी। वन डे दे वेंट टू टॉय शॉप, एक दिन वो खिलौने की शॉप पर गए। द गर्ल शॉ द ब्यूटीफुल ब्लू बॉल, उसने बहुत ही प्यारी सी ब्लू बॉल देखी। द मदर बॉट फॉर गर्ल, द गर्ल वॉज वेरी हैप्पी। वन डे द गर्ल्स वॉज प्लेइंग विथ बॉल्स एंड courtyard in the blow bounced very high into felt window, neighbor's ball hit and the flowers vase on very costly, it was a broken into pieces, द वुमेन दैट हाउस शाउटेड एंड गर्ल वॉज फ्रिटेंड, मतलब जो दूसरी महिला थी वो चिल्लाने लगी, जिससे कि वो लड़की डर गई थी। सो हाउ मेनी पर्सन्स इन द स्टोरी, देखिए यहाँ पे एक तो औरत थी, एक वो लड़की थी, और इसके अलावा जिसका घर का कांच, मतलब जिसकी खिड़की से वो टकराया हुआ था, वो थी, यानी कि हाउ मेनी पर्सन देयर इन द स्टोरी, स्टोरी में कितने लोग थे? तो वो 3 लोग थे, 3। दो, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु डिड द व्हाट डिड द गर्ल, उसको एक ब्लू बॉल चाहिए थी। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट है। और इसी तरीके से व्हाट डिड द ब्रोकन इनटू पीसेस, विंडो अलग अलग उसमें टूट गया था। और इसी तरीके से अगर देखा जाए कि व्हाट गर्ल प्रिटेंड बिकॉज बिकॉज द वुमेन साउटेड, वो डर गई थी क्योंकि वो जो औरत थी वो चिल्ला रही थी। इसी तरीके से है वेयर वॉज द लिटिल गर्ल लिव, वो लड़की छोटी सी कहाँ रहती थी? वो एक सिटी में रहती थी। तो आई होप कि डे स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में, देखिए आपको मेंटल एबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इंग्लिश में भी कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आने वाली। पढ़ना है और उसके आंसर्स को देना है, बस ध्यान से पढ़ना है, उसकी मीनिंग को ग्रैप्स करने की कोशिश करोगे तो एक बार में ही पढ़ करके उसके आंसर को आप दे पाओगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आने वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे 2014 के क्वेश्चन पेपर। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।